भारत सरकार का आज केंद्रीय बजट पेश हुआ और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में अपना बजट पेश किया है। और इस बजट के बारे में क्या खासियत है, क्या इसमें कमियां रह गई, इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए आज हम रीवा के उत्कृष्ट महाविद्यालय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में हैं और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों से, यहाँ प्रोफेसरों से, विद्वानों से हम जानेंगे कि आखिर इस बजट को वो कैसे देखते हैं। दरअसल कई ऐसी चीजें हैं जिस पर बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है, जैसे टैक्स स्लैब है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत का जो थीम है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज है कि राजकोषीय घाटा, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो इन 3-4 चीजों पर हम बात करेंगे और 6 जो स्तंभ निर्मला सीतारमण ने बताए हैं अपने बजट में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश की जनता पर। तो ये सब चीजें समझने के लिए आज हमारे साथ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर्यन तिवारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आज बजट पेश हुआ है और 6 बड़े स्तंभ, मजबूत स्तंभ की बात कही है निर्मला सीतारमण ने और राजकोषीय घाटा की बात कही है, तो कैसे देखते हैं आप सब? निश्चित रूप से भारत के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये जो 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। बड़ी इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। इसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना काल ने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको बुरी तरह प्रभावित किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है, विकास दर है, वो नेगेटिव स्तर पर पहुंच गई है। उस कोरोना काल की बुरी घटनाओं से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सबसे पहला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज का। इसमें जीडीपी का लगभग 13% राशि खर्च करने का प्रावधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे अर्थव्यवस्था को निश्चित ही एक गति मिलेगी, अर्थव्यवस्था बूस्ट होगी। और जो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो 6 पिलर, 6 अर्थव्यवस्था के 6 विभिन्न क्षेत्रों के विकास करने का उन्होंने जो प्रतिबद्धता जाहिर की है, उससे अर्थव्यवस्था को निश्चित मजबूती मिलेगी। और ये विकास हमारा शहरों में केवल केंद्रित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष जोर दिया गया है और इससे हमारा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र भी बहुत मजबूत होगा। सर, जब भी बजट आता है तो लोग एक आशा भरी निगाहों से बजट को इसलिए भी देखते हैं कि टैक्स में उन्हें कुछ कमी नजर आएगी, कुछ टैक्स स्लैब को बदला जाएगा, लेकिन इस बार किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इससे आप कैसे देखते हैं और लोगों के मन में क्या भावनाएं होंगी आप? निश्चित रूप से यह है, वेतनभोगी वर्ग को इससे बड़ी निराशा हाथ लगी है। वेतनभोगी जो तबका है, टैक्स पेयर है, वो बड़ी आशा भरी नजरों से माननीय वित्त मंत्री जी की ओर टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन उनके पिटारे से जब कुछ ऐसा निकला नहीं तो निश्चित रूप से उनको निराशा हाथ लगी है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यह केवल इनका ये दूसरा बजट है। उन्होंने पहले बजट में भी टैक्स पेयर को लगभग निराश किया है। उन्होंने ओल्ड और न्यू 2 टैक्स कैटेगरी की घोषणा की थी और दोनों को देखें तो लगभग वही स्थिति है। टैक्स पेयर को ना तो पहली स्थिति से फायदा है, ना तो दूसरी स्थिति से। तो कुल मिलाकर के इन 2 सालों में उन्होंने टैक्स पेयर को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी है, जो निश्चित रूप से निराशाजनक है और उपभोक्ताओं को क्रय शक्ति बढ़ाने में इससे निश्चित रूप से मायूसी होगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारत सरकार को राजकोषीय घाटा से भी गुजरना पड़ रहा है। लगभग 6.8% का राजकोषीय घाटा है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, और उसके लिए कुछ बाजार से पैसा भी लेने की सरकार मन बना रही है। गंभीर चुनौती है और जैसा मैं मानता हूँ एक अर्थशास्त्री होने के नाते, किसी भी देश का राजकोषीय घाटा 3% से ऊपर होना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता। और अभी तो 6.8 पर करने की सरकार की योजना है, हो सकता है इससे भी ऊपर चला जाए। तो राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पिछला कुछ समय जो है 2020 हमारे लिए कई कठिनाइयां लेके आया। तो उसके लिए अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, उस स्थिति से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए राजकोषीय घाटा बढ़ाने का जो माननीय वित्त मंत्री जी का निर्णय है वो कहीं ना कहीं अपेक्षा के अनुरूप है। इससे खर्च में वृद्धि होगी और जब खर्च में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से
लोगों की आय में वृद्धि होगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती उससे मिले। कितने नंबर देंगे 10 में से, तो आप क्या देना चाहेंगे? अच्छा, सबसे अच्छा 10 है। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में इस बजट में वित्त मंत्री जी और कुछ बेहतर कर सकती थी, या करने की उन्होंने कोशिश की भी होगी, पर कुछ उनके सामने परिस्थितियों का, अर्थव्यवस्था का ऐसा दबाव रहा होगा जिससे उन्होंने वो करने की हिम्मत नहीं दिखाई, जिसके लिए उपभोक्ता, जिसके लिए वेतनभोगी वर्ग, जिसके लिए किसान वर्ग उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। इसमें बहुत कुछ और करने की गुंजाइश शेष रह गई है। अगर नंबरों की बात करें तो अपन उनको 10 में अधिकतम 6 अंक ही दे सकते हैं। और विद्वान क्या कहते हैं, आइए सबके पास चलते हैं। एक परिचर्चा है बजट पर, और अर्थशास्त्र जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उसके और भी विद्वान इस विषय पर अपनी राय रखना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रवीण कुमार पाठक, मैं यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी में हूँ जी। कुल जो आम बजट 2021 का है, इसमें ठीक है, मंत्री जी ने जो है विशेष फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा और जो आधारभूत संसाधन है उस पर उन्होंने किया है। निश्चित रूप से ये देश को विकास करेगा, लेकिन क्योंकि कोरोना काल था, कोरोना में बहुत से बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार कम हो गया है, तो विशेष करके इनको इसमें रोजगार के लिए भी एक चर्चा करनी चाहिए थी, बजट देना चाहिए था, ताकि रोजगार की संभावनाएं बढ़ सके और फिर से जो बेरोजगार हैं और जो अर्ध बेरोजगार हैं हो चुके हैं उनको भी फिर से रोजगार मिल सके। इस पे बजट में कोई चर्चा नहीं हो पाई है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए था। रोज हमारी से देश गुजर रहा है, तो कैसा लगा आपको बजट? स्वास्थ्य के क्षेत्र से अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधी है, तो उसके लिए जो बजट पेश किया गया है स्वास्थ्य के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो इतने सारे वो मेडिकल बुक खोल दिए गए हैं स्वास्थ्य करने के लिए, तो वो एक अच्छा मुद्दा है जो बजट में पेश किया गया है। इसके लिए हम मतलब उनके आभारी हैं, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो मतलब इससे रिलेटेड हैं, उनके लिए एक अच्छा बजट है माना जा सकता है। जी, आप कैसे देखती हैं इस बजट को? क्या नाम है आपका? प्रियंका। कैसे देखती हैं बजट को इस बार? बजट को इस बार देख रहे हैं सर कि जो उन्होंने कहा है, सीतारमण, हमारे वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने कहा कि जो ये भारत को आसान बनाने के लिए है, यहाँ पर पारदर्शी सारी चीज़ें हैं, टैक्स हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और 6 पिलर्स जो दिए हैं वो बहुत ही अच्छा है। पर कोविड-19 जो हमारे यहाँ संक्रमण है कोरोना का, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण रोजगार प्रभावित हुए हैं। डॉक्टर प्रियंका द्विवेदी, गेस्ट फैकल्टी। जी जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में बजट को कैसे देखती हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में हर साल ही गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम करती है। इस साल भी उन्होंने किया। कुछ क्षेत्र छोड़ती है शिक्षा में, जैसे इन्होंने 758 वही एकलव्य आदिवासी स्कूल खोले हैं। तो एकलव्य का मतलब वही जो आप लोगों ने एकलव्य और द्रोणाचार्य से संबंधित है, तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए उन्होंने किया है। और 100 सैनिक स्कूल हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में है इन्वेस्टमेंट। मेन जहाँ पर सरकार की कमी गिनाई जा रही है वो है टैक्स पेयर्स, और एक तरफ आंदोलन है ही किसानों का, तो उधर सिर्फ मिला जुला लॉलीपॉप है गवर्नमेंट का। पुराना अपनी जगह है, मतलब स्टेबल है, कुछ नया नहीं है। मद्देनजर आप वित्त बजट को कैसे देखते हैं? स्वास्थ्य के मद्देनजर यदि देखा जाए तो जो वैश्विक महामारी है, तो उसमें तो एक कोई कंपलसरी है कि मतलब स्वास्थ्य में ध्यान देना तो उचित है और देना भी चाहिए। जैसा कि बजट में कहा गया कि 602 गांवों को एक स्वास्थ्य केंद्रित या स्वास्थ्य क्लिनिक बनाएंगे, और उसके आधार पर एक 602 गांवों को मतलब पूरे देश में एक आइडल या मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो स्वास्थ्य के रूप में स्वाभाविक इस बार सुधार होगा और होना भी चाहिए। तो स्वास्थ्य के तौर पर आप बेहतर देखते हैं? हाँ, स्वास्थ्य के तौर बिल्कुल निसंकोच बेहतर ही है। बेहतर इसलिए वैक्सीन भी आ चुकी है, और वैक्सीन का
वैक्सीन आने के बाद लगना भी शुरू हो चुका है। सारे बजट काट के इधर क्या नाम किया है? गया। डॉक्टर DN चौरसिया। उम्मीदें भी जताई जा रही थी, आंदोलन भी चल रहा है, तो कैसा रहा बजट किसानों को संतुष्ट करने का सरकार का? भारतीय केंद्रीय सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आम सभाओं में बहुत सारी बातें कही जा रही थी। जितनी बातें कही जा रही, जितनी घोषणाएं की जा रही थी, उतनी घोषणाएं इन बजट में सम्मिलित नहीं की गई है। पहली बात। दूसरी बात, कृषि क्षेत्र जो है, भारत देश में सर्वाधिक क्षेत्र जो कृषि का माना जाता है, और कृषि किसान जो होता है वो अन्नदाता होता है। सारे देश की सभी व्यवस्थाएं किसानों से चलती हैं और उनको इस क्षेत्र में किसी भी तरह से ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है और ना ही उनके लिए अलग से बढ़िया बजट प्रस्तुत किया गया है। उसमें केवल उनको लॉलीपॉप, जिसको लॉलीपॉप कह सकते हैं अपन, एक संतोषजनक बजट दिया गया है। और उस संतोषजनक बजट से ना ही कृषि का उत्पादन बढ़ पाएगा और ना ही किसानों की आर्थिक स्थिति का सुधार हो पाएगा। किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाना है। और किसानों का आंदोलन, इसके संबंध में किसानों का आंदोलन अनवरत जारी है, 70 दिन हो गए लगभग। उसमें जब सरकार के पास इतने बढ़िया बजट ही होता, इतनी बढ़िया योजनाएं ही होती, तो उनका अभी तक आंदोलन समाप्त किया जा सकता था। तो उन्होंने इस तरह से कोई ना तो प्रयास किया, ना ही कोई पहल किया। और वो संतोषजनक पहल ना होने के कारण भारत में किसानों की आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं और उनका जो कर्ज है, घाटे का बोझ है, वो बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का भी लक्ष्य हमारे, तो कितना दिखा आपको बजट में इस लक्ष्य की प्रतिबद्धता? एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों को 4 रुपए पर यूनिट बिजली दी जा रही है, दूसरी तरफ किसानों को 7 रुपए पर यूनिट बिजली मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में कोई भी किसान कहां से आगे बढ़ेगा? सबसे बड़ी बात, निर्मला सीतारमण जी के सभी घोषणाओं का हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो घोषणाएं कार्य रूप में, कागज में आए, बजट में आए, मूल रूप से जनता के बीच में आए। और वो जब जनता के बीच में आएगी, लोगों को दिखेगा और लोगों को लाभ होगा, तब तो किसानों की स्थिति सुधर पाएगी। अन्यथा ये कह देने भर से, भाइयों एवं बहनों के कह देने भर से कि हम आपके लिए संतोषजनक ये बजट पेश कर रहे हैं, हम आपके लिए इतना बढ़िया बजट में आवंटन कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो हम तो ये मानते हैं कि भारतीय किसान अभी भी इस बजट से किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाएगा, ना ही उसके बेहतर कल्याण के लिए अभी तक ऐसी कोई योजनाएं लागू की गई। क्या नाम है सर? डॉक्टर KK द्विवेदी।